हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आपको यहाँ पे हर तरह के वीडियो मिलेंगे जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपके स्कूल में ग्रामर पढ़ाया जाता है या आपके सिलेबस में ग्रामर है, तो आप सभी बच्चों के लिए ये ग्रामर के वीडियो, ग्रामर की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ ईज 24/7। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होता है बच्चों की मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर लाइक करते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंजन संधि को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले क्लास में हमने संधि पढ़ा था और संधि में हमने स्वर संधि को पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि संधि कितने तरह के होते हैं? 3 तरह की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले क्लास में हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया था और उसके भी 5 प्रकार को देखे थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि क्या होता है उसके कुछ नियम को समझेंगे। देखिए, व्यंजन संधि जो है ना वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, मुश्किल माना जाता है। उसके पीछे एक यही रीज़न है कि इसमें बहुत सारे नियम्स हैं और इस नियम को, रूल को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसीलिए व्यंजन संधि जो है थोड़ा सा टफ और डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो आज हम सारे नियमों को देखेंगे और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज आप व्यंजन संधि को अच्छे से समझें और एक एक नियम आपके समझ में आ जाए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, एमसीक्यू का सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से ये संधि क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि क्या होता है ना। 2 वर्ण यानी स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि क्या होता है? संधि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि जब 2 वर्ण मिलते हैं, या तो वो स्वर होंगे, या तो व्यंजन होंगे, या तो स्वर का स्वर से मिलाप होगा, या व्यंजन का व्यंजन से मिलाप होगा, या स्वर का व्यंजन से मिलाप होगा। जब ये मिलाप होता है, जब दो मिलते हैं, यानी कि 2 ध्वनियों का जब मिलाप होता है, 2 वर्णों का जब मिलाप होता है और एक नई ध्वनि, एक नया शब्द का निर्माण होता है, वो क्या होता है? संधि होता है। समास में हमने क्या पढ़ा था? 2 शब्दों का मिलाप होता था, है ना। चलिए अब उसमें हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, है ना। चलिए, व्यंजन संधि क्या होती है ये देखते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि में या तो व्यंजन का मिलाप किससे होगा? व्यंजन से होगा, या तो व्यंजन का मिलाप किसी स्वर से होगा, तो वो क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि यानी व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं और स्वर को क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। ये हमने इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। अब उदाहरण क्या होगा? उत्धन हरण, उद्धरण, अनुधन छेद, अनुच्छेद, समधन लग्न, संलग्न। ये क्या हुआ? ये व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब एक एक करके हम रूल को पढ़ेंगे, नियम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे व्यंजन संधि बनता है और कैसे हम व्यंजन संधि को पहचानने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नियम को पढ़ते हैं एक एक करके। नियम और उदाहरण, नियम भी पढ़ेंगे और उसके उदाहरण को भी देखेंगे। पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी वर्ग का पहला वर्ण, यानी पहला कैसे? क, ख, ग, घ, अंग होता है ना, तो क, ख, ग, घ स्टार्ट होता है क से वर्ग और अंग पे जाके क्या होता है? रुक जाता है। तो पहला क्या हो गया? क होता है और तीसरा क्या होता है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पहले का तीसरे से, है ना। यानी पहला क होता है, उसके बाद क्या आता है? दूसरा ख, तीसरा ग। यानी क किस में चेंज हो रहा है? ग में चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी क वर्ग का पहला क्या होता है? क होता है और तीसरा क्या होता है? ग होता है। यानी क किस में चेंज होगा? क चेंज होगा ग में, है ना। उसी तरह च किस में चेंज हो जाएगा? च चेंज हो जाएगा ज में। यानी च छ ज पढ़ के देखिए, च छ ज, तो ज तीसरे नंबर पर आया ना।
तो पहले का तीसरे से, यानी क किस में चेंज होगा, ग में, च किस में चेंज होगा, ज में, ट किस में होगा, ड में। अब पढ़ के देखिए, ट ठ ड, तीसरे पे आया ना ड, उसी तरह इसके आपको देखना होगा कि किस वर्ग का है और उसके तीसरे वर्ण में आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ये पहला नियम कहता है। पहला नियम क्या बोलता है कि पहला किससे चेंज हो जाएगा, तीसरे से, यानी क किस में चेंज होगा, ग में, च किस में होगा, ज में, ट ड में, त द में और प ब में चेंज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब। अब ये जो ये लगा हुआ है ये क्या है, हलंत है। हलंत का मतलब है आधा, है ना, आधा। आधा क आधा ग, जब किसी भी वर्ण के नीचे में, जैसे क के नीचे में अगर इस तरह का हलंत लग जाता है तो इसका मतलब है ये आधे ग को सूचित करता है। अगर क के नीचे अगर आपको हलंत लगा हुआ है तो वो आधा क को सूचित करता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा था, पहले का तीसरे से बदलाव होगा। तो क है पहला, क वर्ग का पहला क्या होता है, क, और ये क का तीसरा क्या होगा, ग, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिक धन दर्शन। दिक धन दर्शन, तो क कहाँ चेंज होगा, आधा क है, ये हलंत लगा हुआ यानी आधा, तो ग में चेंज हो गया ना, आधा ग में यहाँ पे। इसलिए ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे पूरा क पूरा नहीं है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब ही है कि एक आधा है। ठीक है, तो दिक धन दर्शन किस में हो जाएगा, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन यानी क को हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधा ग, और दर्शन का पूरा दर्शन लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जगत धन ईश क्या हो जाएगा, जगदीश। अब जगत त है, जगत, त का तीसरा क्या होता है, त का तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है द होता है ना। तो त किस में चेंज हो गया, यहाँ पे द में हो गया। तो क्या हो गया, ये बड़ी ई लगी है ना, तो बड़ी ई का यहाँ पे, बड़ी ई का मात्रा यहाँ पे लग गया, और जगत धन ईस क्या हो गया, जगदीश। ठीक है, अब वाक धन ईस, वागीस, यानी क किस में चेंज हो रहा था, ग में, और ये बड़ी ई है ना, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग गया है, तो यानी क किस में चेंज हो गया, ग में। ये है पहला नियम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना। चलिए हम अब दूसरे नियम के साइड चलते हैं। वर्ग का पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहला नियम क्या था, पहला किस में चेंज हो रहा था, पहला तीसरे में चेंज हो रहा था। अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि पहला किस में चेंज हो जाएगा, पांचवे में, है ना। यानी पहला किस में चेंज होगा, अब पांचवे में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब हम उदाहरण से समझेंगे। पहले किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक व्यंजन, यानी नासिक किसको बोलते हैं, जो आखिरी में पांचवा आता है ना, जैसे क ख ग घ अंगा, अंगा आता है, ये नासिक हो गया, है ना। तो नासिक व्यंजन यानी ड ज ड न म, है ना, आ जाता है तो पहले तीसरे व्यंजन के स्थान पर ही वर्ग का नासिक व्यंजन आ जाता है। अर्थात क का क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, च का इया हो जाएगा, है ना, ट का ड़ हो जाएगा, त का न हो जाएगा, और प का म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आधा प लिखा हुआ है, या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा या तो आपको ऐसे मिलेगा, दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, आधा म इस तरह भी लिखेंगे, आधा म इस तरह भी हलंत लगा हुआ है। यहाँ पे हलंत नहीं दिया हुआ है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो म का, प का पांचवा वर्ण, अब प फ ब भ म, प को, प वर्ग जब स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या हो जाता है, प ही होता है, और पांचवा पांच तक जाते हैं ना, प फ ब, जैसे प फ ब भ और म। तो पहला का क्या बोल रहा है, पांचवे में चेंज हो जाएगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी प किस में चेंज होगा, म। उसी तरह आपको सारे वर्ण को काउंट करके देखना है। तो लास्ट वाले से पहला वाला, ये भी आप सोचो कि पहला वाला से पांचवे वाले में चेंज होगा या पहला वाले से आखिरी वाले में चेंज होगा, है ना। तो जैसे देखिए, त है, जगत धन नाथ। तो जगत क्या है, जगत त, यहाँ पे त है ना, आधा त। अब आप बताइए कि त
का पढ़िए, त थ द ध न, यानी पांचवा क्या आया, नासिक कौन सा है, न है। तो यहाँ पर जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, आधा त किस में चेंज हो गया है, देखिए यहाँ पे जग, यहाँ पे न हो गया है ना। जगत धन नाथ, जगन जगन नाथ, ठीक है। त है, त किस में चेंज हुआ, आधा न में, क्योंकि त का पांचवा, त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, पांचवा अक्षर यानी पांचवा वर्ण कौन सा है, न होता है। तो त किस में चेंज होगा, उत धन मत क्या होगा, उन्मत्त, यानी यहां से त हटेगा और यहाँ पे न लग जाएगा। आधा त है ये और ये आधा न लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आधा हटा, आधा त हटा और पूरा न लगेगा। अगर आधा हट रहा है तो उस साइड भी आधा ही लगेगा, ठीक है ना। उत धन यम उद्यनम, है ना, समझ में आ गया। चलिए हम नियम को और देखते हैं। त संबंधित नियम, ये नियम थोड़ा बड़ा है, इसमें भी 3 पार्ट है, तो इसको हम देखेंगे। त संबंधित नियम कैसे चेंज होता है। सबसे पहले त व्यंजन के बाद अगर च और छ हो तो च बनेगा, ठीक है। ज और झ हो तो ज बनेगा, ट और ठ हो तो ट, और ड और ढ हो तो होने पर यहाँ पे ड होगा, ठीक है। ई नहीं होगा, ड होगा, और ल होने पर ल ही रह जाएगा। समझ में आई बात। यानी देखिए क्या बोल रहा है कि त अगर आखिरी में आए, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर त आता है ना, तो त के बाद क्या आता है, या तो च आएगा या तो छ आएगा। तो इसमें डोमिनेट कौन करेगा, च डोमिनेट करेगा, है ना। च यानी त के बाद च और छ आता है, तो दोनों में बड़ा कौन, यानी दोनों में पहले कौन आता है, च, और छ में पहले कौन आता है, च आता है ना। तो च यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। ज और झ में पहले कौन आता है, पहले ज आता है, तो बड़ा कौन, ज, तो ये डोमिनेट कर जाएगा। ट और ठ में पहले कौन आता है, ट आता है, यानी बड़ा कौन, ट और ठ में बड़ा कौन, तो ट बड़ा है, तो ये डोमिनेट कर जाएगा। ये कब होगा, जब त के बाद आपको ये दोनों में से कोई मिले, ये दोनों में से कोई मिले, या ये दोनों में से कोई मिले, है ना। तो नियम है ये, ड और ढ में बड़ा कौन, ड, ठीक है ना, इसको ड कर लीजिएगा, है ना, ये ड है, ठीक है। तो दोनों में पहले कौन आता है, पहले ड आता है या ढ आता है, पहले ड आता है, तो ड डोमिनेट करेगा। यानी डोमिनेट करने का मतलब क्या है, ड लगेगा, है ना, यानी ड लिखेंगे हम। और ल आने पर ल, यानी ल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये कब है, त के बाद आने का। चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे उत धन चारण, है ना, उत धन, तो क्या यहाँ पे नियम क्या बोल रहा है कि त के बाद अगर च और छ आए तो कौन आया, च आया। च आने पर भी च होगा और छ आने पर भी च होगा, यानी दोनों केस में च आने पर तो च लिखेंगे ही, लेकिन अगर यहाँ पे उत धन, यहाँ पे च की जगह अगर यहाँ पे छ भी आता ना, तो यहाँ पे जब चेंज होता ना बच्चों, तो तब भी च ही आता, ठीक है ना, छ नहीं आता, छ कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी जो बड़ा रहेगा वही हमेशा रहेगा। अगर त के बाद च आता है तो च तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन त के बाद अगर छ आ जाता है तब भी च ही लिखेंगे, यानी हर केस में च डोमिनेट करेगा, च अपने आप को साबित करेगा, अपने आप को शो करेगा, ठीक है। यानी तत् धन चारण, उत धन चारण क्या होगा, उच्चारण। देखिए ये चारण का चारण तो लिखेंगे, ये चारण का पूरा चारण यहाँ पे आ गया, लेकिन त किस में चेंज हो गया, यहाँ पे आधा त किस में चेंज हो गया, आधा च में चेंज हो गया, है ना। तो देखिए जगत धन छाया, जगत छाया, ठीक है। उत धन लास, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, ल में ही चेंज होगा, ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ल के जगह ल ही आएगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए त के बाद अगर ल आता है तो ल का क्या हो जाएगा, ल ही हो जाएगा, यानी उ का यहाँ पर ये उ है तो ये उ लिख लिए। त के बाद अगर ल आता है तो त का क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा, च में चेंज नहीं होगा या छ में चेंज नहीं होगा। ल का आधा ल और लास का ये लास लिख दिए। तो ये आधा ल जो यहाँ पर आया है बच्चों, देखिए यहाँ पर आधा ल जो आया है वो कहाँ से आया है, ये त को हटाए हैं हम लोग और ल के जगह
यहाँ पे क्या है, क्या बता रहा था नियम कि त के बाद अगर ल आता है तो त हट के आधा ल हो जाएगा, आधा ल आ गया ना। उत धन लास उल्लास। वर्तनी देखिएगा, वर्तनी शुद्धि इससे भी सही होगा कि उल्लास कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। उज्ज्वल में ज ज रहता है, दोनों आधा ज होता है। बहुत लोग उज्ज्वल लिखते हैं, उ आधा ज। एक मिनट, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं बहुत लोग, ऐसे लिखेंगे, रुकिए, उ आधा ज और फिर पूरा ज लिखते हैं, ज व ल। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, दो आधा ज होगा, है ना। तो आप वर्तनी भी देखते जाइएगा, ठीक है। उत धन ज्वल। अब यहाँ पर आ जाइए, ये वाला नियम दिख रहा है कि ज और झ में से रहेगा तो हमेशा डोमिनेट क्या करेगा, ज ही रहेगा। तो त के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आधा ज। अब देखिए उज्ज्वल कैसे बना, है ना, दो आधा ज कैसे लिखा। एक तो आधा ज किससे आया, ये आधा त से, यहाँ पर ये आधा ज आ गया, और ये पहले से आधा ज है तो एक और आधा ज आ गया, अवल, यानी उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन डयन उड्डयन, है ना। अब यहाँ पे ड, ड कैसे आया, ड और ढ में कौन बड़ा है, तो ड बड़ा है, तो ड आता है, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पर ड भी आता तब भी ड होता। यहाँ अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ढ रहता, उत दन ढयन, मान लीजिए ढयन रहता, तब भी यहाँ पे ड ढ नहीं लगता, है ना। यहाँ ढ नहीं लगता, कौन लगता, ड लगता। यानी ड हर केस में जो बड़ा है वो हमेशा डोमिनेट करेगा और वही लगेगा, है ना। तो ये नियम है। थोड़ा सा नियम को तो आप 3-4 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार कंटिन्यू वीडियो देखिए, आपको पूरे नियम या इसको लिखिए। लिखने से अच्छी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नोट्स खुद बनाइए, उससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट नियम क्या है। त संबंधित दूसरा नियम, त के बाद अगर श आ जाए, है ना, त के बाद श आ जाए, है ना, तो क्या आ जाएगा, तो त का च में चेंज हो जाएगा, श का छ में चेंज हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है, अगर त के बाद श आ जाए, यानी त के बाद श आ जाए तो त किस में चेंज हो जाएगा, च में, यानी आधा त च में, और छ किस में चेंज हो जाएगा, श किस में चेंज हो जाएगा, छ में। यानी ये कौन सा स है, शलगम वाला श आ जाएगा, है ना। तो समझ में आई बात कि क्या होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, च में। जैसे तत् धन शिव, तत् तत् छिव, तत् छिव आ जाएगा। तत् धन शास्त्र, तशास्त्र, है ना, बोलेंगे। अब देखिए कैसे चेंज हुआ, त के बाद अगर श आए, यानी त के बाद अगर श आए तो त किस में चेंज होगा, च में। यानी ये कौन सा है, आधा त है, तो आधा च में चेंज हो गया, ठीक है। और श किस में चेंज होगा, छ में, यानी ये वाला श हो गया छ में चेंज। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए तत् धन शास्त्र, यानी त के बाद क्या आया है, श आया है, तो त किस में चेंज हो गया, आधा च में, और फिर ये इसका भी चेंज होगा, श किस में चेंज हो जाएगा, छ में। यानी च छ हमेशा जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा 2-3 स्लाइड से आप क्या देख रहे हैं कि च छ का बहुत ज्यादा यूज होता है व्यंजन संधि में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं, तीसरा नियम, यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त द में चेंज हो जाता है। यानी क्या बोल रहा है कि त के बाद अगर ह आए, यानी त के बाद अगर ह आए तो त द में चेंज होता है, यानी त द में चेंज हो जाएगा, है ना। यानी त कहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ देखिए द में चेंज हो जाएगा, और ह क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। यानी ये जो ह है वो क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या नियम था, फिर से एक बार नियम पढ़ेंगे। त के बाद ह आए तो त किस में चेंज हो जाएगा, आधा आधा त आधा द में चेंज हो जाएगा, और ह किस में चेंज हो जाएगा, ध में चेंज हो गया। यानी इस पर फोकस करना है, ठीक है, इन दोनों पे। पहला नियम क्या बोल रहा है कि त के बाद ह आए, यानी त के बाद ह आए तो त आधा द में चेंज हो जाएगा, ह ध में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो रहा है ना, तदधित, तदधित, तत् प्लस हित तदधित,
ठीक है। और यहाँ पे पद धन हित पद्धति, पद धन हित पद्धति, यानी किसमें चेंज हो रहा है? अब यहां पर देखिए, यहाँ पे क्या है? त नहीं है तो त नहीं है, क्या है? द है तो द का द ही रह गया। लेकिन ह क्या बोल रहा था? यहाँ पे क्या बोल रहा था? ह ध में चेंज होगा, ह यहाँ पे ध में चेंज हो गया। ये दोनों आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। अगला नियम हम देखेंगे छ संबंधित नियम, है ना। छ संबंधित नियम क्या होता है? यानी देखिए, आपको मैं बता रही हूँ व्यंजन संधि में हमेशा च छ का आप देख के ही बता दोगे ना। इस अच्छा, ये वाला जो परिच्छेद लिखा हुआ है ना, वृक्ष छाया लिखा हुआ है, अनुच्छेद लिखा हुआ है ना, ये आप देख के ही बता दोगे ना कि ये व्यंजन संधि है। कैसे? च छ का बहुत यूज होता है इसमें, है ना। च छ का व्यंजन संधि में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ भी देखिए, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, आप इजीली बता दोगे कि ये क्या है? व्यंजन संधि है। यदि किसी वर्ग में के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। देखिए यहाँ भी च जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है छ का, है ना। अगर किसी छ आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? च से पहले क्या आ जाएगा? छ से छतरी के पहले च से चम्मच वाला आ जाएगा, है ना। यहाँ आधा लगेगा, हलंत लगा हुआ है, आधा च का सूचक है ये। जैसे परिधन छेद, परिच्छेद क्या बोल रहा है? अगर क्या हो गया? छ आ जाए अगर किसी स्वर के बाद, यानी स्वर कैसे? परी, परी में क्या हो रहा है? छोटी ई की मात्रा लगी है ना, बोलने परी, ई आ रहा है ना, परी बोलने के बाद क्या आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है ना। तो यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए, यानी ये स्वर ही है ना, परी, ई आ रहा है ना बोलने पर, तो छ आ जाए तो छ से पहले क्या लग जाएगा? च लग जाएगा। तो यानी परी, छ से पहले यहाँ पे च लगा दीजिए और यहाँ पे आधा लगेगा और छेद, ठीक है, परी छेद, ठीक है। चलिए, उसी तरह वृक्ष, यहाँ पर भी वृक्ष ई आ रहा है ना, छाया, तो छ से पहले क्या आ गया? वृक्ष छाया आ गया ना। अनु, नु, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ का साउंड आ रहा है, छेद, तो अनु छेद, ठीक है। चलिए, म संबंधित नियम क्या बोल रहा है? ये क्या है? हलंत लगा है, आधा म के बाद जिस वर्ण का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक नासिक ड ब ड़ न म अथवा अंग ब अनुस्वार बन जाता है, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, इसको नियम पर उतना ध्यान नहीं देखना, आप देखते ही समझ जाओगे। ये जो म आधा म है ना, ये क्या होता है? अनुस्वार बन जाता है, यानी सम धन भव, संभव हो जाता है। ये म हट के क्या होता है? अनुस्वार, यानी ऊपर डॉट लग जाता है। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, म हटा और ऊपर डॉट लग गया। ये संधि विच्छेद भी इसका बहुत इजी होता है। सम धन कल्प, समकल्प, ये म हटा, ये जैसे ये म को हटा के क्या बना देंगे हम? ये म हट के, म हटा ना, सम है ना, सम, तो ये क्या बन जाएगा? ये आधा म है, तो ये क्या बन जाएगा? इसको आधा म को हटा के यहाँ पे अनुस्वार वाली डॉट लगा देंगे और क्या हो जाएगा? शयन, तो ये शयन, इसको आप देखिए शयन, तो शयन एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है। अब ये तो सम धन रचना, सम धन रचना, तो सम हटेगा और ऊपर डॉट लगेगा, ठीक है, यानी अनुस्वार लगेगा और रचना उसी तरह लिखोगे, संरचना हो जाएगा। सम धन हार, तो सन हार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। आधा श का श में, यानी तलाबे श, तलाबे श दंत सत क्या होता है यार? शपेरा वाला श से आप समझिए कि शपेरा वाला श किसमें चेंज हो जाएगा? षटकोण वाले श में चेंज होगा। ये है नियम छठा। छठा नियम क्या बोलता है कि सपेरा वाला श किसमें चेंज होता है? षटकोण वाले श में। यदि श व्यंजन के पूर्व अ आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो श का परिवर्तन, यानी सपेरा वाला श का परिवर्तन किसमें आ जाता है? षटकोण वाले श में आ जाता है। जैसे देखिए,
किसको छोड़कर, कौन सा मतलब आना नहीं चाहिए? क्या बोल रहा है कि अगर आ, अ और आ को छोड़कर और भी किसी स्वर, और कोई भी स्वर आ जाए, है ना। जैसे देखिए अभी, इसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अ तो आ नहीं रहा, अगर अ आता तो नहीं चेंज होता। किसको छोड़ के? अ को छोड़कर और आ को छोड़कर, इन दोनों स्वरों को छोड़कर और कोई भी आता है ना, यहां पर बोलने के बाद जो अंदर से क्या आ रहा है, जैसे अभी लास्ट में कौन सा पुकार आ रहा है? ई आ रहा है। नी, इसमें भी ई आ रहा है। ये अनु, ऊ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये सब अगर आएगा तो सौ किस में चेंज हो जाएगा? यानी सपेरा वाला सौ किस में आ जाएगा? षटकोण वाले सौ में चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए अभी ई आया ना, धन सेक, तो सेक नहीं होगा, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? अभिषेक। क्या बन जाएगा? अभिषेक। यानी ये वाला शौ किस में चेंज हो गया? षटकोण वाले शौ में। नी धन सेद, तो नी से किस में चेंज हो गया? षटकोण वाले में। अनु धन संगी, अनुसंगी, अनुषंगी, अनुषंगी हो जाएगा, ठीक है ना। ये डॉट का डॉट आ गया, शौ किस में चेंज हो गया? यानी सपेरा वाला शौ किस में चेंज हो गया? षटकोण वाले शौ में, है ना। यहाँ पे ऊ आ रहा है ना, ऊ पुकार पे क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन में ऊ आ रहा है, न आ रहा है और नी आ रहा है ना। ई यानी ई आ रहा है। क्या नहीं आना चाहिए आपको ध्यान में रखना? अ और आ नहीं आना चाहिए। बाकी और कोई भी स्वर आ जाए, सौ किस में चेंज हो जाएगा? श में। अगला नियम देखते हैं, शायद आखिरी नियम होगा वो, है ना। न जो है यानी आधा न र में चेंज होगा, र में चेंज होगा। यदि री, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ड़ में परिवर्तन हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य व ह आदि में से कोई भी वर्ण वर्ग क्यों ना आ जाए। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। आपको फोकस क्या करना है? क्या बोल रहा है? री, र और श के बाद न आ जाए, यानी आपको इन सब चीजों को देखना और देखना है किसके बाद क्या न आ रहा है, तो किसमें न किसमें चेंज हो जाएगा? ड़ में चेंज हो जाएगा। चलिए बीच में कोई भी वर्ग का वर्ण हो, है ना, क वर्ग का हो, प वर्ग का हो, य हो, र हो, ल हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अब चलिए एग्जांपल से देखेंगे। धन मान, परिधन मान, ठीक है। परी, यहाँ पे र आ गया ना, क्या बोल रहा था? कंडीशन क्या था? री र श आना चाहिए, यहाँ पे र आ गया। उसके बाद क्या हो रहा था? तो किस में चेंज हो जाएगा वो? आप क्या बोल रहा था? न जो है, इसके बाद र के बाद क्या बोल रहा था? न आना चाहिए। तो आप बोलोगे मैम न के र के डायरेक्ट न तो नहीं आ रहा है, म आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भले ही बीच में क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य कुछ भी आए, उससे हमें लेना देना नहीं है। र के बाद न आना चाहिए, री के बाद न आना चाहिए, श के बाद न आना चाहिए, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब ये देखिए परिधन मान, तो परिमाण हो गया ना। ये न किस में चेंज हो रहा था, या न किस में चेंज कर लिया? बोला ड़ में, तो ये ड़ हो गया। म से मतलब नहीं है क्या? यहाँ पे ये वाला लाइन भी आपको पढ़ना है कि भले ही बीच में कुछ भी आए, म से हमें मतलब नहीं है। र के बाद यहाँ पे न हमें मिला है ना। अब यहाँ पर देखिए त्रिश धन ना, क्या हो गया? तृष्णा। अब यहाँ पे श यहाँ पे था ना, श के बाद न आएगा तो ड़ में चेंज हो जाएगा। हमें श मिला ना, श के बाद न में चेंज हो तो क्या हो जाएगा? तृष्णा। ये आधा श था, इसीलिए यहाँ पे आधा श लगा। परिधन नाम, अब देखिए इसी से मिलता जुलता है ना, इसी से मिलता जुलता है दोनों। कैसे? परिधन नाम, यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया है, डायरेक्ट र के बाद न मिल गया है, तो न किस में चेंज हो गया? ड़ में। न किस में चेंज होना था? ड़ में चेंज होना था, ठीक है। परिधन नाम परिमाण। हर धन न, अब देखिए र के बाद क्या आना था? न आना था। र के बाद यहाँ पे न आ गया ना, तो र किस में चेंज होना है? ड़ में, तो हरण।
री के बाद भी नौ का कंडीशन था ना, री के बाद भी नौ, इसीलिए एक एक एग्जाम्पल मैं उसी तरह का ली हूँ जिससे आपको समझ में आए। री के बाद नौ का कंडीशन था कि री के बाद अगर नौ आएगा तो नौ किस में चेंज होगा, ड़ में, यानी री धन न, री धन न, तो क्या हो जाएगा, नौ किस में चेंज हो जाएगा, ड़, तो ये क्या होगा, ऋण। देखिए इसका संधि देख लीजिए, संधि कितना आसान है और डिफिकल्ट भी है, दोनों आप कह सकते हो। री धन न, नौ किस में, अब अगर कोई बोलेगा कि ऋण का आप संधि विच्छेद करके देखिए, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, है बहुत इजी लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। यानी ये क्या होता है, सीधे री को अलग कीजिए, ऋणों के जगह पे क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि नौ संबंधित नियम है कि र, री, र, श आने पर नौ चेंज हो जाता है ड़ में, तो यहाँ पे जरूर जो है ना, यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है ना ड़, आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी ये ऋण जो आया है वो नौ के जगह पे आया है, ठीक है ना। तो ये था कुछ नियम जो कि हम लोग व्यंजन संधि से देखे, इसीलिए ये व्यंजन संधि जो है वो थोड़ा मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम पढ़ने होते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।